श्वेता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो कोई भी बच्चा हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। लिसनर्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों तक पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। लिसनर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो डेट शीट है वो आ गई है, तो उसी पर मैं जल्दी जल्दी प्रयास करूंगी कि आपके लिए वीडियोस बना दूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी नहीं ज्वाइन किया हो तो उसे भी करें, क्योंकि वहां पर स्टडी से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे यूनिट फर्स्ट के पूरे डिटेल डिस्कशन के बारे में बात करूंगी, यानी कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस, वेलफेयर रिलेटेड, स्कार्सिटी रिलेटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस। स्कार्सिटी क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इकोनॉमिक्स के नेचर एंड स्कोप, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। तो ये पूरा यूनिट फर्स्ट का सिलेबस मैं आज डिस्कशन करने वाली हूँ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे पहला है वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं धन संबंधी परिभाषाएं। अब सबसे पहले तो ये कि वेल्थ डेफिनेशन जो है वो किसके शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में, यानी कि जो कि फादर है इकोनॉमिक्स के, उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। तो इन्होंने डेफिनेशन दी है, इनके द्वारा जो दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा है, इनके सार को इन शब्दों में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि इसका क्या मतलब है, अर्थशास्त्र धन संबंधी विज्ञान है। तो इस प्रकार एडम स्मिथ ने ये बताया है कि अर्थशास्त्र या फिर अर्थशास्त्री का कर्तव्य उन उपायों को बताना है जिनसे समाज में क्या हो सके, धन की वृद्धि हो सके। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो लिसनर्स, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने दिया हुआ एडम स्मिथ इंसिस्ट दैट इकोनॉमिक्स डील्स विद एक्विजिशन, accumulation and expenditure of wealth. Since his definition gives prominence to wealth, therefore it is called wealth definition. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लिसनर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि एडम स्मिथ ने ये बताया कि जो इकोनॉमिक्स होती है, अर्थशास्त्र होती है, बेसिकली किससे डील करती है, सिर्फ वेल्थ से ही रिलेटेड चीजों से डील करती है, यानी एक्विजिशन, एक्युमुलेशन और इसके एक्सपेंडिचर से। फिर बोला गया है कि इस डेफिनेशन को ये सिर्फ वेल्थ एस्पेक्ट को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, इसी की वजह से इसको वेल्थ डेफिनेशन कहा गया है। लिसनर्स, बहुत सारे इसमें और भी इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में काफी बातें कही हैं। जैसे कि अगर मैं उनके नाम बताऊं तो जेबी से हैं, जिन्होंने ये बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। वॉकर ने भी यही चीज बोली है कि अर्थशास्त्र वो है जो धन से संबंधित है, यानी धन से, वेल्थ से रिलेटेड है। जीएस मिल ने भी बोली है। अब बात कर लेते हैं मेरिट्स के बारे में, यानी कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, इसके मेरिट्स हो सकते हैं। तो इसका जैसे कि आप लिसनर्स देख सकते हैं, सबसे पहले ये है कि स्ट्रेस ऑन वेल्थ, यानी कि सबसे ज्यादा इन्होंने वेल्थ को प्रायोरिटी दी है। नेक्स्ट है एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रॉब्लम को भी इन्होंने बात की है इस पर। नेक्स्ट आप आइए देखते हैं। लिसनर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने डीमेरिट्स भी डिस्कशन किया है। किसके, इसके एडम स्मिथ के जो डेफिनेशन है उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कि जब इकोनॉमिक्स की स्टडी की जा रही थी तो साइंस ऑफ वेल्थ जो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कुछ सेवरल ग्राउंड्स पे, तो इम्पोर्टेंट क्या है उसमें, तो इसमें ये बताया है कि ये बहुत ही ज्यादा मेटेरियलिस्टिक है, यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये क्रिटिसाइज की गई है ग्राउंड लेवल पे कि ये बहुत ही ज्यादा मेटेरियलिस्टिक है और ये वेल्थ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। नेक्स्ट है आपका कि ये डेफिनेशन है वो भी प्रोपोगेट करता है कि इकोनॉमिक्स जो है एक साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर है, यानी इसमें ये बताया गया है कि इट इज टू मेटेरियलिस्टिक। का मतलब लिसनर, सिंपल सी बात ये है कि इसमें भौतिकवाद की प्रधानता की गई है, यानी कि धन संबंधी परिभाषा के कारण अर्थशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो क्या कह सकते हैं कि आप मेटेरियलिस्टिक बन गया है। तो सिर्फ इसमें केवल भौतिक वस्तुओं को ही स्थान दिया गया है। मानव जीवन की सेवाएं, जो भी सर्विसेज होती हैं उनके लिए भी उपयोगी होता है, जैसे कि डॉक्टर, वकील सेवाएं, जो डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है, जो भी सर्विसेज देते हैं, लेकिन इन सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। जिससे कि अर्थशास्त्र का जो स्कोप है
वो बहुत ही नैरो हो जाता है। आई होप आपको पहला वाला का मीनिंग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ वेलफेयर। नेग्लेक्ट ऑफ वेलफेयर का क्या मतलब है लिसनर्स? इसमें ये बताया गया कि ये डेफिनेशन क्रिटिसाइज करती है ग्राउंड लेवल पे कि ये वेलफेयर को यानी कल्याण को, सामाजिक कल्याण को नेग्लेक्ट करती है, ये सिर्फ वेल्थ पे ध्यान देती है और ना ही किसी और चीज पे। नेक्स्ट है आपका क्रिटिसिज्म, यानी कि लोगों ने क्रिटिसाइज किए हैं इसके बारे में काफी, इसके बारे में क्रिटिसिज्म यानी कि मतलब आलोचनाएं की हैं। धन संबंधी जो परिभाषा है उसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। तो कौन कौन सी आलोचनाएं हैं, तो मैंने 3 डिस्कशन किए हैं। तो देखिए डिमेरिट्स में भी आप लिख सकते हैं मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन, अभी मैंने बताया कि भौतिकवाद की प्रधानता, यानी कि आलोचनाओं का कहना है, क्रिटिसिज्म का कहना है कि धन संबंधी परिभाषा क्या है, उसके कारण जो इकोनॉमिक्स है उसका विषय क्षेत्र मटेरियलिस्टिक बन गया है। सो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत केवल भौतिक वस्तुओं को ही स्थान दिया गया है। तो इसमें इससे क्या होता है कि इसके जो मतलब स्कोप है वो नैरो हो गई है, अभी मैंने आपको समझाया। फिर इस नेक्स्ट है बोला गया है मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ, यानी कि धन संग्रह को प्रमुख स्थान। इसमें ये बोला गया है कि धन संबंधी परिभाषा के कारण व्यक्ति का जो अंतिम उद्देश्य है या फिर वो क्या है, धन प्राप्त करना है। यानी कि आलोचना का कहना है कि उस समय की भावनाओं के अनुसार जो वेल्थ फॉर मैन ना होकर के व्यक्ति धन के लिए मैन फॉर वेल्थ बन चुका है। सो लिसनर्स ये बताया गया। इसमें नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन, यानी आर्थिक मनुष्य की कल्पना। एडम स्मिथ और उनसे जुड़े जो समर्थक थे उन्होंने अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक मैन की कल्पना जो कि गलत है। व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है लिसनर्स, केवल सिर्फ धन कमाना नहीं होता है, बल्कि उसमें देश प्रेम, दया, भातृभाव की जैसी भावना भी छिपी रहती है। तो इन बातों से प्रेरित होकर वो कार्य भी करता है। तो ये बेसिकली इसमें बोला गया है, तो ये कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है वेलफेयर डेफिनेशंस। वेलफेयर डेफिनेशन दी गई है। अब जाहिर सी बात है, मैं आपको जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मार्शल के द्वारा ही दी गई है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मार्शल ने एक ऐसे मतलब अर्थशास्त्री हुए लिसनर्स जिसने एडम स्मिथ से के समय से चली आ रही जो आर्थिक धारणाओं थी उनको बदल डाला। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में जिसका जो पब्लिश हुई 1890 में, उसमें अपने अर्थशास्त्रियों को धन को एंड मान लिया था। लेकिन सर्वप्रथम मार्शल ने क्या किया कि धन की अपेक्षा ह्यूमन वेलफेयर को अधिक महत्व दिया। अब आइए देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है अपने डेफिनेशन में। तो लिसनर्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन एक्शन in the ordinary business of life. It inquires how he gets income and how he uses it. Thus, it on the side of wealth and on the other and more important side, part of the study of man. इसका मतलब है कि प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक की भी नाम बता दूं कि ये किस पुस्तक में ये डेफिनेशन दी गई है, तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग का अर्थशास्त्र में ये बताया है कि जो इकोनॉमिक्स होती है वो जीवन के साधारण व्यापार से संबंधित जो भी मनुष्य होते हैं उनके कार्यकलापों का अध्ययन करती, स्टडी करती है। वह इस बातों का जांच भी करती है कि मनुष्य कैसे अपने इनकम को प्राप्त करेगा और किस प्रकार से वो खर्च करेगा। इस प्रकार वो एक और धन का अध्ययन और दूसरी ओर जो कि अधिक महत्वपूर्ण है वो मनुष्य का अध्ययन का भाग है। तो ये इन्होंने अपने डेफिनेशन में बताई है। लिसनर्स बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन क्योंकि कम टाइम पीरियड में आपका ये मुझे आपको कंटेंट पहुंचाना है, तो इसलिए मैंने एक ही लिखा है इसमें। नेक्स्ट है आपका क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचनाएं की बात कर लें तो इसमें मतलब मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया है, यानी मार्शल की परिभाषा की आलोचनाएं की गई हैं। तो जो सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री बिजनेस ऑफ लाइफ इज मिसलीडिंग, यानी कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, यहाँ पर ऑर्डिनरी होगा, इंडस्ट्री हो गया है। मैं इसको सही कर देती हूँ अभी। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज मिसलीडिंग, यानी कि इसमें ये बोला गया है कि मानवीय क्रियाओं के साधारण एवं असाधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं में बांटना अनुचित है।
इसमें इसका मतलब ये है कि मार्शल ने अपने परिभाषा में ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ जो इस शब्द सेंटेंस का प्रयोग किया है, तो आलोचना का कहना है कि मनुष्य के जो कार्यों का ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2 भागों में हम नहीं बाँट सकते। यानी कि उनके जो कार्य होते हैं, उनको साधारण व असाधारण भागों में नहीं बाँटा जा सकता। क्योंकि जो कार्य एक व्यक्ति के लिए साधारण है, हो सकता है कि वही कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए असाधारण हो सकता है। भई अब जैसे कि मान लीजिए कि अब पढ़ाई की ही बात कर लें तो अब सब बच्चे एक जैसे तो होते नहीं हैं। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो सबकी जो किसी चीज़ के लिए आसान है और वही चीज़ दूसरों के लिए डिफ़िकल्ट है। तो ये चीज़ गलत हो गई। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ओनली सोशल बट आल्सो अ ह्यूमन साइंस। यानी कि इसमें बोला गया है कि अर्थशास्त्र केवल एक सामाजिक विज्ञान ही नहीं अपितु मानव विज्ञान भी है। इसका क्या मतलब है कि इसमें मार्शल के अनुसार कहा गया है कि अर्थशास्त्र में केवल हम क्या करते हैं सामाजिक व्यक्ति का ही अध्ययन किया जाएगा, समाज से बाहर रहने वाले व्यक्ति का नहीं। तो ये भी एक आलोचना है। नेक्स्ट है अनसर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। अनसर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर का मतलब है कल्याण की अनिश्चित धारणा। यानी प्रोफेसर मार्शल ने कल्याण को विशेषकर भौतिक कल्याण को अर्थशास्त्र की धुरी मान लिया था। इस बात पर प्रोफेसर रॉबिन्स ने मार्शल की कटु आलोचना करते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र का संबंध चाहे किसी से भी हो लिसनर्स, इतना निश्चित है कि इसका संबंध भौतिक कल्याण के कारणों से नहीं है। तो ये इसके क्रिटिसाइज किए गए थे। आई होप आपको जो भी मैं बताई हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जैसे स्कार्सिटी की डेफिनेशन। इसकी बात कर ले, यानी कि स्कार्सिटी डेफिनेशन दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं तो किसने दी हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रॉबिन्स की डेफिनेशन दी है, प्रोफेसर रॉबिन्स की, तो जाहिर सी बात है इन्हीं के द्वारा दी गई होगी। तो देख लेते हैं पहले कि एक कुछ इनके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी जान लें कि क्या होता है। तो रॉबिन्स की परिभाषा जो है उनकी पुस्तक कौन सी? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि 1932 में, उससे ये होता है कि उन्होंने इस परिभाषा की प्रशंसा के संदर्भ में लिखा था कि तो लिसनर्स इसमें इन्होंने बेसिकली ये बताया है कि अभी तक सिर्फ हम भौतिक हितों को ही मतलब इकोनॉमिक्स की जो विषय वस्तु है माना जाता रहा था। लेकिन जैसे ही रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को क्या किया कि इन्होंने अर्थशास्त्र को एक नया गणितीय दृष्टिकोण प्रदान करते हुए उसे पारस्परिक मूल्यों का विज्ञान या सीमित साधनों का शास्त्र बना दिया। जैसे कि डेफिनेशन हम देख सकते हैं इनके अकॉर्डिंग जो है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने बेसिकली बताया है लिसनर्स कि जो इकोनॉमिक्स है वो एज साइंस है जो कि स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड स्कार्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र एक साइंस है, यानी वह विज्ञान है, वह इकोनॉमिक्स एक वह साइंस है या फिर वह विज्ञान है जो क्या करता है, जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, स्टडी करता है। तो लिसनर्स इन्होंने ये बेसिकली बोली, यानी कि बेसिकली आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अपनी डेफिनेशन में चार चीजों को की मतलब कह सकते हैं कि इनकी डेफिनेशन जो है चार तत्वों पर आधारित है। तो जैसा कि मैंने बताया, पहला है अनलिमिटेड वांट्स, जैसे कि आवश्यकताओं का अनंत होना। दूसरा है कि वांट डिफर इन अर्जेंसी, यानी आवश्यकताओं का समान ना होना, भाई सबकी आवश्यकताएं एक जैसी तो नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कि मींस जो हमारे पास साधन है वो क्या है, कम है, लिमिटेड है। और फिर साधनों का वैकल्पिक यूज यानी कि ऑल्टरनेटिव यूज। तो ये चार चीजों के बारे में फोकस किया इन्होंने। नेक्स्ट है आपका फीचर्स, यानी कि वाइडर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का व्यापक क्षेत्र। इन्होंने प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा से पहले जो अर्थशास्त्र का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के रूप में होता था, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर रॉबिन्स आए तो इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उद्देश्यों की अनेकता व साधन की सीमितता यानी कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के परिणाम स्वरूप जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तब वो समस्या आर्थिक होगी और उस समस्या के अध्ययन अर्थशास्त्र में होगा। तो इस धारणा को अर्थशास्त्र में व्यापक बना दिया गया है, तो वाइडर स्कोप हो गया, इसके कारण कहा गया है। नेक्स्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का ही अध्ययन करता है, ये इन्होंने बताया। नेक्स्ट है आपका क्रिटिसिज्म, यानी आलोचनाएं। इनकी भी रॉबिन्स की जो परिभाषा थी इसकी भी आलोचनाएं की गई हैं। तो कुछ कमियां हैं जिनके कारण इनकी आलोचनाएं की जाती हैं, तो वो क्या है? पहला है
वेरी वाइडर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का आवश्यकता से अधिक व्यापक होना। और नेक्स्ट है आपका एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर यानी कि कल्याणवादी आलोचनाओं का क्या कहना है कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक में मार्शल के आर्थिक कल्याण की तो कटु आलोचना की है, परंतु स्वयं वे उपभोक्ता से सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के बीच एक ऐसा आचरण करने की बात कहते हैं जिससे कि उन्हें मतलब क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके और कल्याण प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल एज रिगार्ड्स एंड्स। इसका मतलब ये है कि उद्देश्यों के बीच में तटस्थता होना, यानी कि अर्थशास्त्र प्रोफेसर रॉबिन्स की मानना था कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है। उनके अनुसार ये है कि अर्थशास्त्र का संबंध साधनों से है, उद्देश्य उसके क्षेत्र से बाहर है। नेक्स्ट आपका है नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन मीन्स एंड एंड, यानी साधन और समस्याओं के बीच अंतर स्पष्ट ना होना। नेक्स्ट है आपका नॉट ओनली अ पॉजिटिव साइंस, यानी कि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना अनुचित है। आलोचनाओं का कहना है लिसनर्स कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस मानकर बड़ी भारी भूल की है, क्योंकि जब हम अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मान लेते हैं यानी कि पॉजिटिव साइंस मान लेते हैं, तब ये केवल सिद्धांत बनाने वाली मशीन रह जाता है और हम अर्थशास्त्र को ह्यूमन बिहेवियर के अध्ययन का भी अंग मान चुके हैं। तो इसीलिए इनकी कुछ आलोचनाएं की गई। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न डेफिनेशन और सैमुअल्सन ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। सैमुअल्सन की डेफिनेशन अगर हम बात कर लें तो इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है, जैसा कि आप लिसनर्स स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups in society। इसका मतलब ये है कि नोबेल पुरस्कार विजेता कौन, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अपने वर्तमान मतलब इस समय के अर्थशास्त्र को इन शब्दों में परिभाषित किया है कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लाए जाने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करने तथा उनके समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के उपभोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य के बीच बांटने के लिए किस प्रकार चुनते हैं, ऐसा वे चाहे मुद्रा का प्रयोग करें अथवा इसके बिना करें। तो बेसिकली इन्होंने क्या बताया कि अपनी परिभाषा में कि प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अपनी परिभाषा में प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा के 200 कमियों को दूर करने का पूरा प्रयत्न किया। उनकी परिभाषा की मुख्य विशेषता यह है कि साधनों एवं साध्य, यानी कि इन्होंने कहा है कि वह साधनों एवं साध्यों में होने वाली गतिशील परिवर्तन को मान्यता देती है। नेक्स्ट है फीचर्स। इसका मतलब ये है कि इसके क्या क्या विशेषताएं हैं थी, तो इसके बारे में बात कर ले। कैरेक्टरिस्टिक्स, द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। इसका मतलब ये है लिसनर्स कि निर्णय करने की समस्या को मान्यता नहीं। प्रोफेसर रॉबिन्स की भांति प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा आर्थिक समस्या या निर्णय करने या सीमित साधनों के वितरण की समस्या का अध्ययन करती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर रॉबिन्स की भांति प्रोफेसर सैमुअल्सन ने भी असीमित साध्यों के प्रति सीमित साधनों की समस्या पर जोर दिया है। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास का अध्ययन। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अपनी परिभाषा में आर्थिक विकास की बात को शामिल किया है। नेक्स्ट है एप्लीकेबल इन बार्टर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि वस्तु विनिमय अर्थशास्त्र पर भी लागू होना, यानी कि प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक रूप प्रदान किया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, यानी कि स्कार्सिटी क्या होती है, यानी कि दुर्लभता की अवधारणा के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले इसकी मीनिंग जान लें। तो स्कार्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, यानी कि जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई नहीं हो रही है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर इच्छाएं ज्यादा हो जाती हैं रिसोर्सेज से। तो लिसनर्स इसमें ये बोला गया है कि अब नेक्स्ट इसमें जो बात की गई है इंपॉर्टेंट चीजों की, वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बताऊं तो यानी कि आर्थिक समस्या के बारे में, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है स्कार्सिटी की, यानी कि द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी और द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये कैसी प्रॉब्लम है चॉइस की, जिसमें हम क्या करते हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं मनुष्यों के, उनको सेटिस्फाई करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज से, उनके अल्टरनेटिव यूजेस करके।
तो इसमें कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं? पहला है आपका स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज हमारे पास कमी है इनकी। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, यानी कि जो मानव की इच्छा है वो बहुत ही ज्यादा है। ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी साम्य। इसकी मीनिंग जान ले लिसनर्स कि इक्विलिब्रियम की क्या मीनिंग होती है। तो इक्विलिब्रियम जो शब्द है वो लैटिन वर्ड इक्वस एंड लिब्रक से डिफाइन किया गया है। इक्वस का मीनिंग है इक्वल और लिब्रक का मीनिंग है बैलेंस, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो ये बताता है कि इक्वल बैलेंस, यानी कि एक रेस्ट पोजीशन को बताता है। इट डोनेट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं प्रोफेसर हैंसन की डेफिनेशन है, इन्होंने क्या कहा है अपनी डेफिनेशन में। तो इन्होंने ये कहा है कि इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हिच इन इकोनॉमिक फोर्सेस एज दे एग्जिस्ट एट द टाइम हैव नो टेंडेंसी टू चेंज। इन्होंने बेसिकली बोला है लिसनर्स कि इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर इकोनॉमिक फोर्सेस तब आती हैं जब कोई भी उसमें चेंजेस करने की टेंडेंसी नहीं होती है, जिसमें उसमें चेंजेस करने की कोई टेंडेंसी नहीं है। जैसे कि जेके मेहता ने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा है कि इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स डोनेट्स द एब्सेंस ऑफ चेंजेस इन मूवमेंट, यानी कि इन्होंने ये बताया है लिसनर्स कि जो जेके मेहता है वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र में जो साम्य है गति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, जबकि भौतिक विज्ञान में साम्य गति की अनुपस्थिति को मानता है। तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि इकोनॉमिक्स जो है, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या करता है, क्या डोनेट करता है, एब्सेंस ऑफ कवरेज इन मूवमेंट भी डोनेट करता है। तो ये इनकी जो मेन डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट है आपका टाइप्स, यानी कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इनके टाइप्स के बारे में बात कर ले लिसनर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के बेसिस पे देखा जाए तो तीन तरीके की इक्विलिब्रियम होती है। पहला स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा है न्यूट्रल। फिर डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे दो इक्विलिब्रियम बताई गई है, सिंगल इक्विलिब्रियम, मल्टीपल इक्विलिब्रियम, यानी कि एकाकी और अनेक तत्वी साम्य। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इफेक्ट। इकोनॉमिक इफेक्ट में दो बताया गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि स्टैटिक यानी कि स्थैतिक साम्य और डायनेमिक यानी कि गतिशील साम्य। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन कवरेज। कवरेज के बेसिस पे भी दो है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, सो इसको हिंदी में कहते हैं आंशिक साम्य, और दूसरा है जनरल इक्विलिब्रियम, यानी कि सामान्य साम्य। तीसरा है नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पीरियड, यानी कि शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, यानी कि अल्पकालिक साम्य, और लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम, यानी कि दीर्घकालीन साम्य। तो लिसनर्स इसके बारे में ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में अगर मैं बात कर लूं कि क्या होता है, तो यानी कि अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में बात करूं तो इसके पहले साइंस के बारे में डिफाइन किया गया है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। तो अब बात कर लेते हैं कि जो अर्थशास्त्र का स्वभाव है वो कैसा है। तो पहला तो ये है कि अर्थशास्त्र के स्वभाव या प्रकृति के अंतर्गत इस बात का स्टडी किया जाता है लिसनर्स की इकोनॉमिक्स विज्ञान है या कला है या फिर दोनों है। तो यदि अर्थशास्त्र विज्ञान है तो क्या वास्तविक विज्ञान है या फिर आदर्श विज्ञान है। तो इन सब बातों का मतलब मेन इसमें डिस्कशन किया गया है। तो साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस कैसे बताया गया है कि इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज वेयर द वेरीज relevant to it have been systematically collected, classified and analyzed। फिर बताया गया इसमें इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बिकॉज इट मेक्स यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन इट्स इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स को साइंस इसलिए बताया गया है क्योंकि ये इसमें साइंटिफिक मेथड का यूज होता है इन्वेस्टिगेशन करने। नेक्स्ट है आपका कि जैसे कि विज्ञान क्या कह सकते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को कहा जाता है लिसनर्स। तो मेन इन्होंने यही चीज इसमें बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है कि इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ साइंस बिकॉज ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस है क्योंकि इसमें फैक्ट्स कलेक्ट होते हैं, ऑब्जर्व्ड होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, इकोनॉमिक रूल्स यूनिवर्सल होते हैं और इकोनॉमिक इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, यानी कि अर्थशास्त्र क्या है, कला। तो इसके बारे में अगर मैं बात कर लूं तो इसकी
बेसिकली इसमें ये बताया गया है लिसनर्स कि इकोनॉमिक्स एडवाइस सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, जो भी प्रॉब्लम है उनकी सॉल्यूशंस को बताता है। ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए है और एथिकल एस्पेक्ट इकोनॉमिक्स का साइंस बनाता है। ज्यादा मतलब कि इसमें बेसिकली इसमें यही बोला गया है लिसनर्स कि एथिकल एस्पेक्ट इकोनॉमिक्स का साइंस को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है। जैसे लिसनर्स जैसे कि हम अगर बात करें कि पहले तो कला क्या होती है, तो कला ज्ञान की वह शाखा होती है, यानी कि जो क्या करती है कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है। तो विज्ञान भी हमें सैद्धांतिक ज्ञान की शिक्षा देता है, जबकि कला व्यवहारिक क्रियाओं का प्रशिक्षण देती है। तो ये बात बेसिकली इसमें बोली गई। अब तभी इसमें बोला गया कि नाउ इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट, यानी कि इकोनॉमिक्स दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। आइए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर ले अब हम कि क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके बारे में बात करें लिसनर्स, तो वर्ड माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस व्हिच मींस स्मॉल। ये मिक्रोस वर्ड से डिफाइन किया गया जिसका मतलब छोटे से है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करता है। के बोल्डिंग ने अपने डेफिनेशन में क्या बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज का अध्ययन करता है, एक पर्टिकुलर फर्म की, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की, इंडिविजुअल प्राइस, एक के प्राइस की बात करता है, एक के वेजेस की, एक की इनकम की, इंडस्ट्री की, पर्टिकुलर कमोडिटी की बात करता है। ये सब के बारे में बात नहीं करता है। नेक्स्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स की करता है। और स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स, इसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल वेरिएबल्स की स्टडी होती है। इंडिविजुअल प्राइस को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है इसकी। तो इम्पोर्टेंस अगर मैं बताऊं लिसनर्स आपको, तो इम्पोर्टेंस, इट इज हेल्पफुल इन स्टडिंग दी होल इकोनॉमी। ये हेल्प करता है किसको स्टडी करने में, होल इकोनॉमी को हेल्प करता है। प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इसको भी ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है जिसका मतलब होता है लार्ज, यानी बड़े से लिया गया है, बड़ा। और नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट, यानी कि इसमें बोला गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सबकी बात करता है। तो इसकी की डेफिनेशन है मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नेशनल इनकम एनालिसिस। इनकी मेन टूल क्या है, नेशनल इनकम एनालिसिस है। कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है मैंने दो कि ये स्टडी करता है इकोनॉमिक एग्रीगेट्स को, यानी कि एक साथ सबकी। और नेक्स्ट इसमें ये बोला गया है कि इट इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करता है। स्कोप, अब स्कोप की बात कर ले तो ये इकोनॉमी को डील करता है एज अ होल। सब्जेक्ट मैटर माइक्रो इकोनॉमिक्स का आप देख सकते हैं थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्राइस लेवल, ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है होल इकोनॉमी पे वर्क करने के लिए। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात कर ले डिडक्टिव मेथड की। तो डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड, ये दो मेथड हैं, अर्थशास्त्र की प्रणालियां हैं। तो डिडक्टिव मेथड क्या होती है, ये जनरल टू पर्टिकुलर जाती है डिडक्टिव मेथड। इसको हम एनालिटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, प्रायर्स मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी के नाम से भी जानते हैं। लिसनर्स, जो डिडक्टिव मेथड है यानी कि निगमन प्रणाली है, उसको जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया कि किस किस नाम से कहा जाता है। तो ये जो बेसिकली निगमन प्रणाली मानवीय स्वभाव, सामान्य सिद्धांतों, तर्कपूर्ण तथ्यों एवं स्वयं सिद्ध सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये इस पद्धति के अंतर्गत हम किसी सामान्य सत्य के आधार पर किसी एक विशिष्ट सत्य को जानने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है एडवांटेजेस, यानी सिंप्लिसिटी होता है, करेक्ट कंक्लूजन होता है, ये टाइम एंड लेबर को सेव करता है। डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड एप्लीकेशन होती है, यूनिवर्सलिटी की लैकनेस होती है। नेक्स्ट बात कर ले इंडक्टिव मेथड की। तो इंडक्टिव मेथड ये पर्टिकुलर टू जनरल जाता है, यानी कि इसमें होता क्या है कि इस पद्धति में विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं, इंडक्टिव मेथड। इसमें नेक्स्ट है लिसनर्स की एडवांटेजेस, ये गवर्नमेंट की हेल्प करता है, प्रिसाइज और एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है, कोई भी डाउट नहीं रहता। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है कलेक्ट करना और डेटा को क्लासिफाई करना। इसमें हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस और ट्रेनिंग होती है।
तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही लिसनर्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।